नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी दफ्तर के बगल वाले स्कूल का कर ले निरीक्षण, पीएम मोदी को मनीष सिसोदिया की चुनौती। बीजेपी वर्सेस आप, केजरीवाल ने क्यों किया हासिल विश्वास मत, आम आदमी पार्टी हेडलाइन पॉलिटिक्स से कैसे निपटेगी बीजेपी। पहाड़गंज में 2 करोड़ के गहने लूटने का मामला, पुलिस ने बरामद किए 6 करोड़ के गहने, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। कांग्रेस का रामलीला मैदान में रविवार को शक्ति प्रदर्शन, विभिन्न मुद्दों पर करेगी हल्ला बोल रैली। एलजी ने बेटी को कानून तोड़ दिलाया ठेका, संजय सिंह बोले केंद्र कार्रवाई करे वरना कोर्ट जाएंगे। खबरें जानेंगे विस्तार से। दिल्ली की सियासत दिन पर दिन तल्ख होती जा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी को तंज भर कर एक न्योता दिया। बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर के बगल में मौजूद दिल्ली के सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आए। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी तुच्छी बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इतने कमरे क्यों बनवा दिए। बीजेपी को दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इतने अच्छे कमरे कैसे बनवाए। केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल निर्माण को लेकर सीबीसी की रिपोर्ट गलत है। वास्तव में ये सीबीसी की नहीं बल्कि बीजेपी की रिपोर्ट है। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि मजदूर, ऑटो वाले जैसे आम लोगों के बच्चों के लिए अगर स्कूल बनाना घोटाला है तो मैं बहुत सारे घोटाले करूंगा। स्कूल तो बीजेपी दफ्तर के बगल में ही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री रोज अपने दफ्तर आते हैं, आकर स्कूल में भी एक बार देख जाएं। सिसोदिया ने आगे कहा कि उस दौरान क्लासरूम में बच्चों और अध्यापकों से बातचीत भी की। हाल ही में बीजेपी नेता और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर सीबीसी की जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्कूल में बच्चों के शौचालय को क्लासरूम के तौर पर गिना गया। 1315 करोड़ के खर्च का हिसाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि इतने पैसे कैसे खर्च किए गए। बीजेपी ने टेंडर से ज्यादा खर्च किए जाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि 450 करोड़ रुपए टेंडर से ज्यादा कैसे खर्च किए गए। सवाल करने पर केजरीवाल नाटक करते हैं। दरअसल 2019 में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर शिकायत दी थी। इसके बाद सीबीसी की जांच की गई। इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कक्षाओं के निर्माण में अनियमितता पर सीबीसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की देरी के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। वहीं पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की कार्रवाई का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा के निर्माण में सीबीसी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से देरी पर रिपोर्ट मांगी। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के अधीन आने वाले हर डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली सीबीसी रिपोर्ट को छुपाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस पर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। सामान्य तौर पर कोई सरकार चुनाव के बाद ये साबित करने के लिए विश्वास मत हासिल करती है कि उसके पास सदन के बहुमत का समर्थन हासिल है, या बाद में जब विपक्ष उस पर अल्पमत में होने का आरोप लगता है और नियमों के अंतर्गत सरकार से विश्वास मत साबित करने की मांग करता है, तब सरकार विश्वास मत हासिल कर सदन में अपनी ताकत दिखाती है। लेकिन इस समय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार का प्रचंड बहुमत है और विपक्ष ने उस पर अल्पमत होने का आरोप नहीं लगाया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा पटल पर विश्वास मत क्यों हासिल किया, ये विश्वास मत हासिल करके वे
किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं? राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर ये संकेत दिया है कि उनको विधायकों का पूर्ण समर्थन उनके साथ है। हम सभी समय देख रहे हैं कि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी अपने विधायकों को तोड़े जाने के डर से राज्य से दूर रखे हुए हैं और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के विधायकों की खरीद फरोख्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक राजधानी में बीजेपी की नाक के नीचे जमे हुए हैं। ये केजरीवाल की राजनीतिक मजबूती और अपने विधायकों पर पकड़ का संदेश है। जनता के बीच वे दावा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी के विधायक ईमानदार हैं और उन्हें खरीदना संभव नहीं है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में उन्हें राजनीति लाभ मिल सकता है। मध्य जिला स्पेशल स्टाफ ने पहाड़गंज में करोड़ों के गहनों की लूट के मामले में जयपुर से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 करोड़ रुपए के गहने बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी नागेश ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि वह बड़ी लूट को अंजाम देने के बाद विदेश में रह रही अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था। नागेश की पत्नी ने विदेश में नर्स है। जांच में खुलासा हुआ कि बदमाशों ने पहली बार वारदात को अंजाम दिया। नागेश पुलिस की वर्दी पहनकर दोस्तों के साथ वारदात करने पहुंचा था और उसने वारदात में अपने चाचा के लड़के मनीष, दोस्त शिवम और 2 अन्य लोगों को शामिल किया था। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए बदमाशों ने पूरी साजिश और उसकी रेकी की थी। नागेश ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि वो 24 अगस्त से लगातार कर्मचारियों की रेकी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि नागेश के पिता भारतीय सेना में तैनात है। वह परिवार में इकलौता बेटा है। उसकी पत्नी सऊदी में बतौर नर्स काम करती है। वो पत्नी के पास सऊदी जाना चाहता था, इसलिए उसने लूटपाट की साजिश को अंजाम दिया। वारदात के बाद पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को करीब 2 करोड़ के जेवरात लूटे जाने की जानकारी दी थी, लेकिन स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज दीप गोदरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बदमाशों को 24 घंटे के भीतर दबोचकर 6 करोड़ रुपए के गहने बरामद किए। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जांच से जुड़ी टीम ने करीब 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वृद्धि जैसे मुद्दों पर हमला करेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू कर रही है, जिसे राहुल गांधी पैदल चलते हुए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाएंगे। भारत आगे अरे सारी टीपी स्किप हो रही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। स्वागत है आपका ब्रेक का। बढ़ेंगे खबरें की ओर, जो कि संजय सिंह को लेकर है। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि खादी ग्राम राज्यपाल की वीके सक्सेना ने कानून का उल्लंघन कर बेटी शिवांगी सक्सेना को खादी लाउंज के डिजाइन का ठेका दिया। इस मामले में उन्होंने KYC एक्ट 1961 का खुला उल्लंघन किया। आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का स्वागत किया, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक उप राज्यपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनके घोटाले की जांच होनी चाहिए थी। सक्सेना ने भ्रष्टाचार किया है और वे भ्रष्टाचार के आग से नहीं बच सकते। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने खादी ग्राम उद्योग के एक्ट का खुला उल्लंघन किया। पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी अपने तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय लेकर और कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने केंद्र से उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की। इस मौके पर आप विधायक अखिलेश त्रिवेदी, ऋतुराज झा, प्रवीण देशमुख, मदन लाल और दिनेश मोहनिया ने कहा कि वीके सक्सेना के तमाम घोटालों की CBI ED से जांच होनी चाहिए। उधर विधायक आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और सोमनाथ भारती ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी अधिकारी अपने परिवार के किसी सदस्य का ठेका नहीं ले सकता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छेड़छाड़ के एक हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। अदालत में केस चलेगा। अगर आरोप गलत साबित हुए तो लड़की द्वारा आरोपी को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मामले का आरोपी UN में अहम पद पर नियुक्त था, लेकिन पीड़ित द्वारा UN को शिकायत पत्र लिखने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। आरोपी ने FIR खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में यह याचिका भी दायर की थी। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2021 को दोनों पक्ष को आदेश दिया था। चूंकि वह मध्यस्थता की प्रक्रिया में है, इसलिए मामले में जल्दबाजी ना करें। इसके बावजूद लड़की ने UN को पत्र लिखा, जिस वजह से क्षतिपूर्ति को लेकर आदेश देना पड़ा। लड़की ने आरोपी और अपने ससुराल पक्ष पर FIR दर्ज करवाई थी। इसके अनुसार आरोपी लड़की ने ननद का बॉयफ्रेंड है ऐसा कहकर 13 दिसंबर 2019 की रात 9 बजे सुबह वो अपने ससुराल में थी। आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। उसने ससुराल वालों को बताया कि सास ससुर और ननद ने उसकी पिटाई भी कर दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि मेट्रो को लेकर है। दिल्ली में वाहनों के जाम और प्रदूषण से राहत देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने डबल डेकर का निर्माण शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग और DMRC की संयुक्त
पहल के तहत मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर पर निर्माण तेज से चल रहा है। दिल्ली मेट्रो के अलग अलग कॉरिडोर पर 3 डबल डेकर तैयार किए जा रहे हैं। मेट्रो सेवाएं शुरू करने से रोज इन रास्तों से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। अपने काम के सिलसिले में आवागमन करने वाले गंतव्य जल्द से जल्द अपने स्थान पर पहुंच सकेंगे। मेट्रो फेज 4 के मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर पर भजनपुरा और यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के बीच पहले डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा है। 12.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर भजनपुरा और यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के करीब 1.4 किलोमीटर में डबल डेकर तैयार किया जा रहा है। इससे निचले हिस्से में फ्लाईओवर से वाहन गुजरेंगे तो ऊपर से मेट्रो भी गुजरेगी। 2024 में मेट्रो सेवाएं शुरू करने के लिए इस हिस्से में निर्माण का रफ्तार तेज कर दी गई। नींव का काम पूरा होने के बाद क्रॉस आर्म्स, पियर कैप, योगडर के निर्माण का काम चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डबल डेकर के निर्माण से वाहनों की संख्या कम होगी और लोगों के तक गंतव्य पहुंचने में देरी नहीं होगी। जाम और प्रदूषण की समस्या से भी राहत मिलेगी। मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर के अलावा एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर पर संगम विहार में भी डबल डेकर बनाया जा रहा है। जनकपुरी पश्चिम आर के आश्रम कॉरिडोर पर भी आज़ादपुर डेरावाला नगर के बीच तीसरे डबल डेकर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। निर्माण पूरा करने के बाद तीनों कॉरिडोर पर यात्रियों को निजी और सार्वजनिक वाहनों के साथ साथ एक ही मार्ग पर मेट्रो का भी सुविधा मिलेगा और देश में पहले जयपुर और नागपुर में डबल डेकर मेट्रो रोड वायडक्ट बनाए जाएंगे। वाहनों की बाहरी ट्रैफिक और भीड़भाड़ वाली 3 जगहों पर डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों को सुबह शाम के व्यस्त कहीं आने जाने में ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। एक ही सड़क पर 2 लेन में अलग अलग परिवहन विकल्पों के होने से 2 हिस्सों में यात्री बढ़ जाएंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इस सुविधा के शुरू होने से दिल्ली वासियों को तीनों कॉरिडोर पर मेट्रो की सुविधा के साथ साथ डबल डेकर का कई गुना अधिक फायदा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक परिवहन विकल्प होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि राजू श्रीवास्तव दिल्ली भर्ती हैं। राजू के दोस्त एक अपडेट जानने के लिए इस लाइव कवरेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्त ने बताया कि उनके एम्स में या फिर राजू श्रीवास्तव की आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भरोसा करें। राजू के भाई ने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया कि डॉक्टर्स ने अब वेंटिलेटर हटाने से मना कर दिया है। राजू के भाई ने बताया कि कॉमेडियन के सभी ऑर्गन, बीपी, हार्ट रेट और पल्स नॉर्मल है। दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती होने के 4 दिन बाद राजू को बुखार आया था। फीवर आने के 3 दिन बाद उनकी सेहत में सुधार भी हुआ था। वहीं अब भर्ती होने के 22 दिन बाद राजू को फिर से बुखार आ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रप्रथम। नमस्कार।